हेलो बच्चों, तो मैं हूं पंकज चौरसी और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज के अंदर 1 to 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो आज है क्वेश्चन नंबर 11। आज हम 11 से बचे हुए लगभग 20 क्वेश्चन थे अप्रोक्स इसके अंदर, तो आज हम 10 क्वेश्चन आज सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, why are decomposition reaction called the opposite of the combination reaction? Write the equation for this reaction. अब सुनिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन क्यों कहते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन इसकी अपोजिट होती है, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज इन टू एंड मोर प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हम तीन चीजों का सहारा लेते हैं। यदि हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यदि डीकम्पोज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सनलाइट की हेल्प से करते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यदि हीट की हेल्प से यदि डीकम्पोज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। समझते हैं? decomposition reaction are called the opposite of combination reaction because in a combination reaction two and more substance combine to form single product, लेकिन in decomposition reaction one single substance break down into two and more product। देखो, यहाँ पे दो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक मिलकर क्या बना रहे हैं, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दो मिलकर एक बना रहे हैं और यहाँ पर एक मिलकर दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या है, अपोजिट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, राइट वन इक्वेशन इज फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है, लेकिन मैंने जो अभी टाइप बताया था, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, आपको इक्वेशन की हेल्प से इसको क्या करना है, इलेबोरेट करना है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि जब भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं तो ये हमेशा क्या प्रोडक्ट बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस ही आप अपने हिसाब से रख कर लेना है ना, बैलेंस कर लेना, लेकिन याद रखना कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने पर क्या प्रोडक्ट मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन में एक्टिविटी के अंदर हमने देखा था कि सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, यदि सनलाइट में रखते हैं तो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना, और सिल्वर एंड क्लोरीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसकी भी हमने एक्टिविटी में देखा था कि यदि वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। लेकिन द रिएक्शन इन विच टू टू एलिमेंट एक्सचेंज म्यूचुअली, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सिंपल सा है कि जब हाईली रिएक्टिव लो को डिस्प्लेस कर दे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दो आपस में एक्सचेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये लिखा है, जिंक ने देखो कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हमारी क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या जिसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर देखो देखो सोडियम NaCl के साथ चला गया और वेरियम सल्फेट के साथ चला गया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, वेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया ना, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन थी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग करेंगे, the recovery of the silver from the silver nitrate solution involve displacement by copper metal। मतलब हम सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर मेटल की हेल्प से सिल्वर को क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब आपको रिएक्शन लिखना है, तो देखो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, अब आपको पता है कॉपर जो होता है सिल्वर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसने सिल्वर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया, तो इस वजह से ये बन गया क्या, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। ये रिएक्शन थी, सिंपल थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल। देखो प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन मैंने बताया, प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं,
ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं पीपीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यही लिखा है, आप precipitation reaction is a reaction in which two aqueous solution react to form insoluble solid called precipitate। देखो इसकी हमने क्या देखी थी, यहाँ पर हमने वेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की हम लोगों ने यहाँ पर वो भी देखी थी, क्या बोलते हैं एक्टिविटी, वहां पर हमने देखा था वेरियम सल्फेट, ये बेसिकली क्या बना यहाँ पर पीपीटी का, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गया और NaCl ये एक्वस के फॉर्म में था। इसकी हमने क्या देखी थी, एक्टिविटी देखी थी, वहां पर आप देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया वहां पर, ठीक है ना। ये व्हाइट कलर की पीपीटी होती, सॉलिड बन जाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। क्वेश्चन 16 क्या लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ टू एग्जांपल ईच। अब देखो सिंपल सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझो। देखो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, सिंपल तरीके से ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और हाइड्रोजन रिमूव भी होना चाहिए। ऑक्सीजन ऐड हो रहा और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब यहीं पे एक और बोनस पॉइंट, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड। तो बेसिकली ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन के अंदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऐड ऑफ हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या बन रहा है, यहाँ पर कॉपर एंड मतलब वाटर, हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बना रहा है, वाटर एंड कॉपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव और हाइड्रोजन का ऐड होना। अब तो जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन आपको वहां पे एब्जॉर्ब ही हो, दिखेगा कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कई बार ऑक्सीजन रिमूव होता दिखेगा आपको, हाइड्रोजन रिमूव मतलब ऐड होता दिखेगा नहीं, तब भी आपको समझ लेना है कि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा था। अब देखो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर मिलकर क्या बना रहा है, आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आयरन से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो बेसिकली ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या लिखा है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स। यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट है, मतलब कोई एक अननोन एलिमेंट है, हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। इसको यदि हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का होता है, नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो सिंपल सा है, कॉपर। कॉपर जो होता है ना, इसको यदि हम हीट करते हैं तो ये कौन से कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो देखो कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। समझ में आया, ठीक है। अब देखा है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कोरोजन के अंदर। कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल एटमॉस्फेयर में अवेलेबल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है ना, तो पता है उसके ऊपर क्या होने लगता है, मतलब ऑक्साइड्स के लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, जो मेटल को वीक बनाता है, और इस घटना को हम बोलते हैं, इस नेचुरल फिनोमिना को हम बोलते हैं कोरोजन। तो इस कोरोजन से बचने की हम क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल हो या अदर मेटल जिसके ऊपर कोरोजन का इफेक्ट देखने को मिलता है, उसके ऊपर हम पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर लेते, ताकि जो मेटल है वो डायरेक्टली एनवायरमेंट के कांटेक्ट में ना, उनके बीच में देखते कोई दूसरी लेयर आ जाए, जिस वजह से मेटल खराब होने से क्या हो जाता है, बच जाता है, मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता मेटल का। इस वजह से हम किसी भी मेटल्स के ऊपर क्या करते हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग करते हैं, कोरोजन के इफेक्ट से बचने के लिए। ये चीज लिखा है, पेंट इज अप्लाइड ऑन अ आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब कोरोजन से बचने के लिए। द पेंट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, प्रिवेंट इट फ्रॉम द कंबाइनिंग एंड कंबाइनिंग, मतलब कमिंग इन कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, मतलब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में मतलब मेटल्स को एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाने से बचाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन और एलोस, ये सारी चीजें किस चीज के लिए होती हैं, प्रिवेंट फ्रॉम द कोरोजन। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन बाय। अब आपको पता है, देखो ये चीज हमने रेंसिडिटी के अंदर पढ़ा है कि फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझे कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दे रखा है कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी। पहले इस क्वेश्चन को समझो। तो कोरोजन में बता चुका हूँ जस्ट अभी हाल, रेंसिडिटी समझ ले। देखो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा फूड जिसके अंदर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग है, यदि वो डायरेक्टली किसके कॉन्टेक्ट में आ जाए, एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो ये एयर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिस वजह से फूड के अंदर बैड स्मेल और बैड टेस्ट क्रिएट होता है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी।
अब इस चीज से बचने के लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कई सारी मेथड होती है। या तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व कर दें, या एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, या इसके अलावा फ्रिज के अंदर रख दें, मतलब रेफ्रिजरेशन कर लें। या नेक्स्ट काम है कि यदि फूड को हम नाइट्रोजन गैस के साथ में क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, मतलब फूड के अंदर नाइट्रोजन गैस को यदि हम फिल कर दें तो फूड को हम बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये चीज यहाँ बोली गई है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। मतलब यदि आपको फूड को खराब होने से बचाना है, मतलब ऑक्सीडेशन से बचाना है, तो आप उसके अंदर क्या कर दें, फिल कर दें नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बहुत शानदार गैस होती, ये फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। इस वजह से जितने भी आपके कुरकुरे वगैरह आते हैं ना, जो रैपर वाली चीज है, तो उन सब के अंदर कौन सी गैस फिल होती है, नाइट्रोजन गैस, जो फूड को खराब होने से क्या करती है, बचाती है। तो ये सारे हमने 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्व करे हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। बेटा देखो एक चीज समझ लेना, जिस बच्चे ने पूरे सारी वीडियो को अच्छे से समझा है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए क्या लगेंगे, लल्लू सी प्रॉब्लम लगेगी, मतलब बहुत मामूली सी चीजें लगेगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से ये एक्सरसाइज के अंदर ये सारी चीजें कैसी लग रही है, हमको मामूली सी नजर आ रही है। तो इसीलिए आप उसको सॉल्व करें, एनसीईआरटी को बाद में सॉल्व करना है, पहले पूरे एक्सरसाइज के साथ, मतलब पूरे चैप्टर को क्लियर करें, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल हल्की लगेंगी। और यदि आपने इस वे में यदि पढ़ाई कर ली, तो पक्का बोल रहा हूँ कि भाई एग्जाम में आप फोड़ कर आने वाले हैं। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।